यह पूरी किताब नेचर को देखने के एक नए तरीके के बारे में है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बहुत शांत और बैलेंस में रहती है, लेकिन सच तो यह है कि नेचर हमेशा, कुदरत हमेशा एक ऐसी हालत में होती है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। साइंस के पुराने नियम कहते हैं कि दुनिया को बहुत सिंपल होना चाहिए था, पर हम देखते हैं कि यहाँ जीवन, इतिहास और न जाने कितनी कहानियां हैं। सवाल यह है कि जब दुनिया की शुरुआत सिर्फ छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे पार्टिकल से हुई थी, तो यह इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी उलझी हुई कैसे हो गई? इसका जवाब एक खास नियम में छिपा है, जिसे खुद से संभलने वाली हालत या सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिटिकलिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि नेचर में मौजूद चीजें खुद को एक ऐसे नाजुक मोड़ पर ले आती हैं जहां एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। इस बात को समझने के लिए एक बच्चे की कहानी देखते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा समुद्र के किनारे बैठा है और मुट्ठी से रेत गिराकर एक ढेर बना रहा है। शुरू में रेत का ढेर चपटा होता है, फ्लैट। आप जहां रेत गिराते हैं वह वहीं टिकी रहती है। जैसे जैसे बच्चा और रेत डालता है, ढेर ऊंचा और तीखा यानी स्टीप होने लगता है। अब छोटी छोटी रेत फिसलने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब ढेर इतना ऊंचा हो जाता है कि अब बस एक दाना और डालने से पूरा ढेर नीचे गिर सकता है। इसे रेत का गिरना कहते हैं। जब ढेर बहुत ऊंचा हो जाता है, तब आप यह नहीं कह सकते कि कौन सा दाना ढेर को गिराएगा। अब वह ढेर अपनी मर्जी से काम करता है। कुदरत में भी ऐसा ही होता है। भूकंप यानी अर्थक्वेक या किसी जानवर का पूरी तरह खत्म होना अक्सर बिना किसी बड़ी वजह के हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई बड़ा पत्थर आसमान से गिरे, बस एक छोटी सी हलचल भी काफी होती है। इस रेत के ढेर को किसी ने बाहर से धक्का नहीं दिया, वह अपने आप ही उस नाजुक हालत में पहुंच गया। इसे समझना बहुत आसान है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो आप खुद भी इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कूल वाली मैथ्स ही काफी है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया इतनी उलझी हुई क्यों है? वैज्ञानिक कहते हैं कि नेचर यानी कुदरत एक बहुत ही खास हालत में काम करती है, जहां सब कुछ अपने आप संभलता रहता है। इसे समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी आखिर है क्या। नियम आसान है, पर दुनिया उलझी हुई है। जब से यह दुनिया बनी, बिग बैंग के बाद से, तब से सब कुछ फिजिक्स के नियमों के हिसाब से चल रहा है। वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की और पाया कि दुनिया की सबसे छोटी चीजें जैसे एटम और पार्टिकल्स बहुत सीधे नियमों को मानते हैं। फिजिक्स के ये नियम इतने आसान हैं कि इन्हें कॉपी के 2 पन्नों पर लिखा जा सकता है। जैसे न्यूटन का नियम कहता है कि अगर आप किसी चीज को धक्का देंगे तो वह आगे बढ़ेगी। लेकिन जब बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो हिसाब लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों ने दुनिया को हमेशा छोटी छोटी चीजों में तोड़कर समझने का तरीका अपनाया है। सिंपल सिस्टम यानी सादा सिस्टम, जैसे नमक का टुकड़ा यानी क्रिस्टल, इसमें हर दाना एक ही लाइन में लगा होता है। इसे समझना आसान है क्योंकि यह हर जगह से एक जैसा दिखता है। फिर गैस, इसे समझना भी आसान है क्योंकि इसके दाने एक दूसरे से बहुत कम टकराते हैं। जब हम खिड़की खोलते हैं तो हमें पहाड़, नदियां, समुद्र और भूकंप दिखाई देते हैं। हर जगह अलग है और हर पल बदल रही है। इसी बदलाव और अलग दिखने को हम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। यह कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ पहाड़ों तक नहीं है। हमारे शरीर के अंदर का दिमाग और हमारा समाज यानी हमारी सोसाइटी भी इसी का हिस्सा है।
इंसान का दिमाग शायद दुनिया का सबसे उलझा हुआ, सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। समाज का ताना बाना इसमें पैसे का मामला यानी इकोनॉमी, सरकार और इतिहास जैसी चीजें जुड़ी हैं। तो क्या हम सब कुछ पहले से जान सकते हैं? नहीं। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि हम कंप्यूटर की मदद से भी सब कुछ पहले से नहीं बता सकते। जैसे फिजिक्स यह तो बता सकता है कि सेब पेड़ से नीचे कैसे गिरता है, पर वह यह नहीं बता सकता कि न्यूटन उस सेब को गिरते हुए क्यों देख रहे थे। नेचर में चीजें अपने आप एक के ऊपर एक जुड़ती जाती हैं। जैसे फिजिक्स से केमिस्ट्री बनी, केमिस्ट्री से जीवन यानी लाइफ और बायोलॉजी बने, और फिर समाज और इकोनॉमी बनी। ये सब चीजें किसी ने बाहर से नहीं बनाई, बल्कि ये छोटे छोटे हिस्सों के आपस में काम करने की वजह से खुद ब खुद निकल कर आई। तो आखिर इतनी सारी अलग अलग चीजें एक ही नियम से कैसे चलती हैं? इसी पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने नई तरह की जांच पड़ताल शुरू की है। फिजिक्स में हम पहले से बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और फिर उसे लैब में चेक कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां यह तरीका काम नहीं करता। स्टीफन जे गोल्ड नाम के एक मशहूर लेखक ने अपनी किताब में एक बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक उन चीजों को कैसे समझाएं जो इतिहास में सिर्फ एक बार होती हैं, जैसे दुनिया का बनना, पत्थरों का इतिहास या जानवरों का इवोल्यूशन। इन सबको हम लैब में दोबारा करके नहीं देख सकते। गोल्ड कहते हैं कि यहाँ विज्ञान को एक कहानी की तरह काम करना पड़ता है। इवोल्यूशन यानी विकास या इतिहास यानी हिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज दोबारा वैसी ही नहीं होती। हम बस यह देख सकते हैं कि पीछे क्या हुआ, पर यह नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा। इसीलिए साइंस को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हार्ड साइंस, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री। यह मैथ्स के फॉर्मूले काम करते हैं और आप पक्के तौर पर बता सकते हैं कि क्या होगा। फिर है सॉफ्ट साइंस, जैसे हिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स। यहाँ सिर्फ कहानियां चलती हैं। इतिहास में एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देती है। इसे इत्तेफाक कहते हैं। अगर हम इतिहास की फिल्म को दोबारा चलाएं तो हर बार रिजल्ट अलग होगा। सोचिए, अगर कोलंबस के माता पिता कभी मिले ही न होते, या कोलंबस पैदा ही न होता, या उस दिन मौसम खराब होता, तो अमेरिका की खोज कभी नहीं होती। इतिहास पूरी तरह बदल जाता। इतिहास को पहले से बताया नहीं जा सकता, लेकिन जब वह हो जाता है तब उसे कहानी की तरह समझाया जा सकता है। अगर हम कल के बारे में कुछ पक्का बता ही नहीं सकते, तो फिर ऐसी साइंस का क्या फायदा? सच तो यह है कि यह थियरी आपको यह नहीं बताएगी कि कल हाथी पैदा होगा या नहीं। यह बहुत गहरी है, बहुत अब्स्ट्रैक्ट है। यह सिर्फ यह समझाती है कि बदलाव कैसे होते हैं और दुनिया में इतनी तरह की चीजें क्यों हैं। यह थियरी एक खास तरीके पर काम करती है, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ों का खेल कहते हैं। यह किसी एक चीज के बारे में नहीं, बल्कि पूरी भीड़ के बारे में बताती है। दिक्कत यह है कि हम इंसान सिर्फ आंकड़े नहीं चाहते, सिर्फ डेटा नहीं चाहते। हमें अपने आप से मतलब है। लोग चाहते हैं कि साइंस उन्हें बता दे कि शेयर बाजार कब ऊपर जाएगा, ताकि वे पैसा कमा सकें। हमें इससे मतलब नहीं कि साल में औसतन कितने भूकंप आते हैं। हमें तो बस यह जानना है कि हमारे घर के नीचे भूकंप कब आएगा। लेकिन नेचर ऐसे काम नहीं करती। वह बहुत सारे छोटे छोटे इत्तेफाकों से मिलकर बनी है। जैसे डायनासोर का खत्म होना एक इत्तेफाक था, जिसकी वजह से हमें यानी इंसानों को पनपने की जगह मिली। अगली बार जब यह दुनिया को देखें तो याद रखिए कि यह कोई मशीन नहीं है जिसका हिसाब लगाया जा सके, बल्कि यह एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है। हम सब सोचते हैं कि हमारी कहानी एकदम अलग है,
हमें यह मानना बहुत मुश्किल लगता है कि हमारी जिंदगी बस लाखों करोड़ों इत्तेफाकों में से एक है। मुश्किल यह है कि हमारे पास अपनी दुनिया की तुलना करने के लिए कोई दूसरी दुनिया नहीं है। जिंदगी में कब क्या होगा यह पहले से बताना नामुमकिन है, तो फिर यह कॉम्प्लेक्स या उलझन वाली साइंस या साइंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या सिखाती है? असल में नेचर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर जगह एक जैसे दिखती हैं, जैसे बड़ी तबाही, खास डिजाइन यानी फ्रैक्टल्स और अजीब शोर, नॉइज। ये चीजें हर जगह क्यों होती हैं? यही साइंस का असली काम है। तबाही हमेशा एक आसान तरीके से आती है। यह बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा है। जहां एक चीज गिरती है तो वह अपने साथ बहुत सारी दूसरी चीजों को भी गिरा देती है। जमीन के अंदर की दरारें भी ऐसी ही फैलती हैं और बहुत जोरदार भूकंप लाती हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि भूकंप आने का एक सीधा हिसाब है, एक सिंपल रूल है। अगर कहीं 1000 छोटे भूकंप मैग्नीट्यूड 4 आते हैं तो वहां 100 उससे थोड़े बड़े मैग्नीट्यूड 5 और 10 उससे भी बड़े यानी मैग्नीट्यूड 6 भूकंप आएंगे। यह एक सीधी लकीर, एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि बड़े भूकंप कोई अलग या अनोखी चीज नहीं है, वे भी उसी नियम से चलते हैं जिससे छोटे भूकंप चलते हैं। इसलिए हमें सिर्फ बड़े हादसों के लिए अलग से सोचने का तरीका नहीं बदलना चाहिए, बल्कि एक ऐसा नियम ढूंढना चाहिए जो सबको समझा सके। पैसे के मामले में भी यही सच है। 1966 में एक वैज्ञानिक ने कॉटन यानी कपास के दामों की जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा कि दामों का गिरना या बढ़ना भी भूकंप की तरह एक तय नियम को मानता है। बाजार का अचानक गिरना, मार्केट क्रैश, कोई इत्तेफाक नहीं है। लोग भले ही इसे अजीब हालात कहें, लेकिन सच तो यह है कि बड़े बदलाव भी उसी नियम का हिस्सा हैं जिससे रोज के छोटे बदलाव होते हैं। यहाँ कोई भी बदलाव खास नहीं है, सब एक ही धागे से जुड़े हैं। यही बात जीव जंतुओं की दुनिया यानी बायोलॉजी पर भी लागू होती है। लाखों सालों पहले डायनासोर खत्म हो गए थे। हमें लगता है कि यह कोई बहुत बड़ी और अलग घटना थी, लेकिन अगर हम पिछले 60 करोड़ सालों का रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि जीव जंतुओं का मरना एक तय रफ्तार से चलता आ रहा है। कभी थोड़े जीव मरते हैं तो कभी बहुत ज्यादा। डायनासोर का खत्म होना भी इसी बड़े रिकॉर्ड का एक हिस्सा था। इसका मतलब है कि चाहे भूकंप हो, पैसे का उतार चढ़ाव हो या जीवों का खत्म होना, नेचर हर जगह एक ही तरह का काम करती है। बड़े और छोटे हादसे एक ही तराजू में तुले हुए हैं। बड़ी घटनाएं कब होंगी इसकी एक उम्मीद, एक प्रोबेबिलिटी तो होती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे एक पक्के समय पर आएंगी। यह बिल्कुल जुए के खेल यानी गैम्बलिंग जैसा है। अगर 7 बार लाल रंग आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि अगली बार काला ही आएगा। अगली बार भी आधा आधा यानी 50% चांस ही रहता है। पुराने समय के लोग सोचते थे कि दुनिया बहुत धीरे धीरे बदलती है। इसे धीरे वाला तरीका या ग्रेजुअलिज्म कहा गया, जिससे पहाड़ हजारों सालों में धीरे धीरे बनते हैं। लेकिन तबाही वाली सोच यानी कैटास्ट्रोफिज्म कहती है कि दुनिया में बदलाव अचानक और बड़ी तबाही से आते हैं। वैज्ञानिक पहले इसे नहीं मानते थे, पर सच तो यह है कि नेचर में अचानक बड़े धमाके और बदलाव होते ही रहते हैं। मेंडलब्रोट नाम के आदमी ने एक नया शब्द ढूंढा, फ्रैक्टल। यह एक ऐसा डिजाइन है जो हर साइज में एक जैसा दिखता है, जैसे नॉर्वे का समुद्री किनारा। अगर आप उसका नक्शा देखें तो वह टेढ़ा मेढ़ा है। अगर आप उसे और करीब से देखें, जूम करें, तो वह फिर से वैसा ही टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। इसका कोई एक साइज नहीं है। पहाड़, बादल और यहाँ तक कि यूनिवर्स भी इसी फ्रैक्टल डिजाइन से बने हैं। कोई भी बादल
सही साइज का नहीं होता, वे हर साइज में एक जैसे ही लगते हैं। जैसे जगह यानी स्पेस में डिज़ाइन होते हैं, वैसे ही समय यानी टाइम में भी एक खास तरह का शोर या सिग्नल या नॉइज होता है। इसे 1/f कहते हैं। यह सिग्नल हर जगह मिलता है। नदियों के पानी का ऊपर नीचे होना, सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक, यहाँ तक कि हमारे संगीत में भी। अगर कोई आवाज़ बहुत सादी है तो वह बोरिंग लगती है, अगर वह एकदम शोर जैसी है तो भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन 1/f वाली आवाज़ सुनने में नेचर जैसी लगती है, इसलिए हमें संगीत पसंद आता है। इंसानों के बनाए समाज, पीपल्स सोसाइटी में भी एक अजीब नियम काम करता है। इसे जिप का नियम कहते हैं। अगर आप दुनिया के शहरों की आबादी देखें तो थोड़े से शहर बहुत बड़े हैं और बहुत सारे शहर छोटे हैं। इसका ग्राफ हमेशा एक सीधी लकीर जैसा बनता है। अगर आप किसी किताब में शब्दों को गिने तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे द, एंड हमेशा एक खास गिनती, एक खास फ्रीक्वेंसी में ही आते हैं, चाहे किताब अखबार हो या बाइबल। यह नियम कभी नहीं बदलता। मैथ्स में जब हम ग्राफ पर एक सीधी लकीर देखते हैं तो उसे पावर लॉ कहते हैं। इसका मतलब बहुत आसान है। नेचर में चीज़ें हर साइज में एक जैसी दिखती हैं, चाहे आप नॉर्वे के छोटे से किनारे को देखें या बहुत बड़े समुद्री तट को। उनका डिज़ाइन एक जैसा ही लगेगा। इसमें कोई भी हिस्सा अलग से चमकता नहीं है, सब एक ही नियम से चलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो चीज़ें पूरी तरह बैलेंस में होती हैं वे कुछ खास नहीं करती। जैसे एक सपाट बीच पर पड़ी रेत, अगर आप वहाँ एक रेत का दाना हिलाएंगे तो बस वही हिलेगा, बाकी ढेर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी शांत चीज़ों में न तो कोई बड़ी तबाही आती है और न ही कोई अनोखा डिज़ाइन यानी फ्रैक्टल बनता है। पुराने समय में लोग सोचते थे कि पैसे का मामला और समाज भी ऐसे ही बैलेंस में रहते हैं। पर अगर सब कुछ बैलेंस में होता तो शेयर बाजार में अचानक गिरावट क्यों आती? सच तो यह है कि कुदरत शांति से नहीं बल्कि अचानक आने वाले बड़े बदलावों से चलती है। इसे शांति के बीच धमाका या पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। 1980 के समय में वैज्ञानिकों ने अफरा तफरी यानी केओस के बारे में बहुत कुछ सीखा। जैसे एक झूला जिसे बार बार धक्का दिया जाए तो वह कब और कहाँ होगा यह बताना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन याद रहे, अफरा तफरी यानी केओस का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। केओस यह रेडियो पर आने वाले वाइट नॉइज, फालतू शोर जैसा है, एकदम रैंडम और बोरिंग। जबकि कॉम्प्लेक्सिटी यह एक संगीत की तरह है, एक म्यूजिक की तरह। इसमें एक नियम होता है, पर यह कब क्या मोड़ लेगा यह कोई नहीं जानता। अब असली बात समझते हैं। नेचर में हर चीज, चाहे वह भूकंप हो या जीव जंतुओं का इवोल्यूशन, उनका विकास, धीरे धीरे खुद को एक ऐसी नाजुक हालत में ले आती है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसे समझने के लिए फिर से रेत के ढेर को याद करें। रेत का ढेर धीरे धीरे ऊंचा होता है। वह एक ऐसी हालत में पहुंच जाता है जहां वह बहुत नाजुक यानी अनस्टेबल होता है। अब बस एक छोटा सा दाना डालने से पूरा ढेर नीचे गिर सकता है। इस ढेर को किसी ने बाहर से धक्का नहीं दिया, इसने खुद को इस हालत, इस सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड में पहुंचाया है। नेचर भी ऐसे ही काम करती है। एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। अगर यह सोचने का तरीका या माइंडसेट सही है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इतिहास, पैसे का मामला और समाज में बड़ी तबाही को कोई रोक नहीं सकता। यह नेचर का नियम है। बड़े हादसे और रोज होने वाली छोटी घटनाएं दोनों एक ही तरीके से पैदा होती है। डायनासोर का खत्म होना भी इसी नियम का हिस्सा था। 1987 में चाओ तांग
कार्ट विंसेनफील्ड और मैंने एक बहुत ही सादा सा तरीका बनाया। इसे हमने रेत के ढेर का नियम या सैंड पाइल मॉडल कहा। इस नियम से हमें पता चला कि कैसे छोटी छोटी चीजें खुद को एक ऐसी नाजुक हालत में ले आती हैं जहां वे धीरे धीरे बदलने के बजाय अचानक धमाकों की तरह काम करती हैं। मजे की बात यह है कि हमने रेत के ढेर को पढ़ने के लिए काम शुरू नहीं किया था। विज्ञान में कई बड़ी खोजों की तरह यह भी बस अचानक हो गया। हम ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। यह न्यूयॉर्क शहर के पास एक बहुत बड़ी सरकारी जगह है जहां लगभग 3000 लोग काम करते हैं। यह जगह अपनी बड़ी बड़ी खोजों के लिए मशहूर है। यहाँ बहुत बड़े बड़े मशीन्स हैं जो दुनिया के सबसे छोटे कणों स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की जांच पड़ताल करते हैं। यहाँ के कई वैज्ञानिकों को बड़े इनाम यानी नोबेल प्राइजेस भी मिल चुके हैं। मैं यहाँ 1974 में पहली बार आया था। मैंने यहाँ ऐसी चीजों पर काम किया जो बिजली को बिना किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती थी। यहाँ मुझे यह समझ आया कि जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ मिलते हैं तो वे एक खास तरीके, एक खास पैटर्न से काम करने लगते हैं। कुछ साल बाहर रहने के बाद मैं 1983 में फिर से यहाँ आ गया। हमारा ग्रुप बहुत छोटा था, पर हमें जो पसंद था वही काम करने की आजादी थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी खोज के लिए करोड़ों रुपयों की और बड़ी मशीनों की जरूरत होती है, पर सच तो यह है कि आजकल के बड़े विचार, आइडियाज अक्सर 1-2 लोगों की छोटी टीम से ही निकलते हैं। हम एक पहेली को सुलझाने में लग गए थे जिसे 1/f शोर या 1/f नॉइज कहते हैं। यह एक तरह का सिग्नल है जो नेचर में हर जगह मिलता है, चाहे वह तारों की रोशनी हो या नदियों के पानी का लेवल। हमें यह शोर बहुत अजीब लगता था क्योंकि इसे कोई सादा नियम नहीं समझा सकता था। हमें लगा कि यह तभी हो सकता है जब किसी बड़े सिस्टम के बहुत सारे हिस्से मिलकर काम कर रहे हों। जैसे नील नदी के पानी का ऊपर नीचे होना सिर्फ पानी की बात नहीं है, बल्कि यह अफ्रीका के पूरे मौसम और वहां की जमीन के साथ जुड़ा हुआ मामला है। 1986 के आखिर में सुसान कॉपर स्मिथ हमसे मिलने आई। उन्होंने हमें बिजली के कणों यानी चार्जेस के हिलने डुलने के एक नए तरीके के बारे में बताया। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प विचार दिया था जिसे समझने के लिए उन्होंने कुत्ते की कहानी का सहारा लिया। यहीं से हमारी सोच को एक नई दिशा मिली। मान लीजिए कि एक जिद्दी कुत्ता है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता। उसे एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर रबड़ वाली रस्सी से खींचा जा रहा है। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ और खाइयां हैं, बम्स और वैलीज। जब कुत्ते को खींचा जाता है तो वह एक पहाड़ी से फिसलकर दूसरी पहाड़ी पर छलांग मारता है। अब यहाँ एक मजेदार बात होती है, क्योंकि रस्सी अभी भी खींची हुई है, कुत्ता छलांग मारने के बाद खाई के एकदम नीचे नहीं गिरता। वह दूसरी पहाड़ी की चोटी के पास ही कहीं अटक जाता है। वह कुत्ता तब तक वहीं चोटी के पास बैठा रहता है जब तक रस्सी का खिंचाव इतना न बढ़ जाए कि वह कुत्ते की रगड़ को पीछे कर दे। फिर कुत्ता एक और छलांग मारता है। यहाँ सीखने की बात यह है कि कुत्ता चोटी के पास बैठा था, इसलिए वह बहुत ही कमजोर बैलेंस में है। उसे जरा सा धक्का भी उसे नीचे गिरा सकता है। जो चीजें शांति यानी इक्विलिब्रियम में होती हैं वे हमेशा खाई के नीचे आराम करती हैं, लेकिन जो चीजें बाहर से ताकत मिलने पर काम करती हैं वे हमेशा चोटी के पास लटकी रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को समझने के लिए एक और तरीका आजमाया। उन्होंने बहुत सारे पेंडुलम लिए और उन्हें स्प्रिंग की मदद से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। कंप्यूटर पर उन्होंने एक ग्रिड बनाया, एक जाल, जहां हर पेंडुलम अपने पड़ोसियों से जुड़ा था।
उन्होंने किसी भी एक पेंडुलम को अचानक धक्का दिया ताकि वह एक पूरा चक्कर काट ले, क्योंकि सब आपस में जुड़े थे। एक के घूमने से स्प्रिंग में खिंचाव आया और उसने अपने पड़ोसियों को भी घूमने पर मजबूर कर दिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे शहद या सिरप में किसी चीज को घुमाना। जैसे ही आप धक्का देना बंद करते, रगड़ यानी फ्रिक्शन की वजह से सब रुक जाता। इस जांच पड़ताल से हमें यह समझ आया कि दुनिया में चीजें एक दूसरे पर कैसे दबाव डालती हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, आप नेचर को समझने के लिए पेंडुलम या कुत्ते जैसी सादी चीजों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? असली दुनिया की जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? इसका जवाब बहुत सीधा है। हम असली दुनिया को कंप्यूटर के अंदर नहीं डाल सकते। सोचिए, अगर आपको बायोलॉजी समझना है तो क्या आप एक असली मेंढक को कंप्यूटर में डाल सकते हैं? नहीं। आप सिर्फ उसका एक चित्र या मॉडल बना सकते हैं। वैज्ञानिकों का सोचने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि अगर हमें यह समझना है कि जीवन कैसे आगे बढ़ता है तो हमें यह जानने की जरूरत नहीं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं या डीएनए कैसे काम करता है। यानी फालतू चीजों को हटाइए। फिर है बैकबोन। हम सब कुछ हटा देते हैं जब तक कि सिर्फ असली हड्डी या स्केलेटन न बच जाए। हम मानते हैं कि दुनिया में चाहे भूकंप आए या पैसे का मामला हो, सब एक ही जैसे बड़े नियमों से चलते हैं। पुराने समय में एक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया। वह नियम बहुत ही सादा था, जैसे किसी कार्टून का मैप। लोग हंसे कि इतना सादा नियम असली दुनिया को कैसे समझा सकता है। लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वह सादा नियम पानी की लहरों और झूलों के हिलने डुलने पर बिल्कुल सटीक बैठता था। इसे समझने के लिए एक मजेदार कहानी सुनिए। एक बार एक किसान ने एक वैज्ञानिक से मदद मांगी कि उसकी गाय ज्यादा दूध कैसे दे सकती है। वैज्ञानिक बहुत दिनों तक गायब रहा और फिर अचानक बहुत खुश होकर बाहर आया। उसने ब्लैक बोर्ड पर एक गोला बनाया और बोला, मान लीजिए कि हमारी गाय एक गोल फुटबॉल जैसी है। सब हैरान रह गए। लेकिन वैज्ञानिकों का सोचने का तरीका यही है। वे पहले चीजों को एकदम सादा कर देते हैं ताकि असली नियम समझ आ सके। हमने भी यही किया। हमने बहुत सारे पेंडुलम लिए और उन्हें एक ग्रिड की तरह बिछा दिया। हम उन्हें एक ही डायरेक्शन में धक्का देते रहे। धीरे धीरे उनके अंदर ताकत जमा होने लगी, एनर्जी जमा होने लगी। एक समय ऐसा आया जब वे इतने अनस्टेबल हो गए, इतने नाजुक, कि सिर्फ एक पेंडुलम को धक्का देने से बहुत सारे पेंडुलम एक साथ घूमने लगे। इसे एवेलांच या एक तरह की तबाही कह सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक के बाद एक डोमिनो गिरते हैं। हमने कंप्यूटर पर देखा कि कभी कभी सिर्फ एक या दो पेंडुलम घूमे, कभी कभी थोड़े ज्यादा, और कभी कभी पूरा का पूरा ग्रिड ही नाचने लगा। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो हमें एक बहुत बड़ी चीज मिली। छोटे हादसे बहुत ज्यादा थे और बड़े हादसे थोड़े कम। जब हमने इसे कागज पर उतारा तो वह एक सीधी लकीर बन गई। इसे पावर लॉ कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पेंडुलम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे थे जैसे असली दुनिया में भूकंप आते हैं। इस पूरी रिसर्च में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमने पेंडुलम को सेट यानी ट्यून नहीं किया था। उन्होंने खुद को यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज होकर उस नाजुक हालत, उस क्रिटिकल स्टेट में पहुंचा दिया था। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में इंसानों को मशीनें सेट करनी पड़ती हैं ताकि धमाका न हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ नेचर ने अपना काम खुद किया। इसे ही हम खुद से संभलने वाली नाजुक हालत या सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिटिकली कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल हैंड, कोई अदृश्य हाथ सब कुछ संभाल रहा हो
और दुनिया को उस मोड़ पर ले आया हो जहां छोटे से धक्के से भी कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक खाली मेज है और आप उस पर धीरे धीरे एक एक करके रेत के दाने गिरा रहे हैं। शुरू में मेज फ्लैट यानी सपाट होती है। आप जहां दाना गिराते हैं वह वहीं रहता है। इसे हम इक्विलिब्रियम या शांति की हालत कहते हैं। यहाँ कुछ भी खास नहीं होता। जैसे जैसे आप और रेत डालते हैं ढेर ऊंचा और तीखा यानी स्टीप होने लगता है। अब कभी कभी एक दाना डालने से छोटे छोटे रेत के टुकड़े फिसलने लगते हैं, लेकिन ये फिसलन सिर्फ उसी जगह होती है जहां दाना गिरा है। ढेर के दूसरे हिस्सों को इससे कोई मतलब नहीं होता। फिर एक समय ऐसा आता है जब ढेर इतना ऊंचा हो जाता है कि वह और ऊंचा नहीं हो सकता। अब आप जितने दाने ऊपर से डालेंगे औसतन उतने ही दाने मेज के किनारों से नीचे गिर जाएंगे। इसे हम खुद से संभलने वाली नाजुक हालत कहते हैं। अब पूरा ढेर एक हो चुका है। अब एक दाना कहीं भी गिरे वह पूरे ढेर में हलचल मचा सकता है और बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि यह खुद को संभालना जानता है। अगर आप गीली रेत डालेंगे जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो शुरू में ढेर और ऊंचा होगा, लेकिन अंत में वह फिर से उसी नाजुक हालत, उसी क्रिटिकल स्टेट पर पहुंच जाएगा जहां से वह गिरना शुरू होगा। अगर आप सूखी रेत डालेंगे तो ढेर थोड़ा छोटा होगा, पर वह फिर से उसी नाजुक मोड़ पर आ जाएगा। आप चाहे कुछ भी करें, ढेर हमेशा खुद को उस हालत में ले आता है जहां छोटे से धक्के से भी बड़ी तबाही आ सकती है। वैज्ञानिकों ने इसे कंप्यूटर पर समझने के लिए बहुत आसान नियम बनाए। मान लीजिए मेज यानी टेबल एक ग्राफ पेपर की तरह खानों यानी स्क्वायर्स में बटी है। हर खाने में आप रेत के दाने डालते हैं। अगर किसी एक खाने में 4 दाने हो जाते हैं तो वह खाना अनस्टेबल हो जाता है। वह खाना अपने 4 दानों को अपने पड़ोसियों ऊपर नीचे दाएं और बाएं को एक एक करके दे देता है। अब सोचिए, अगर उन पड़ोसियों के पास पहले से 3 दाने थे तो वे भी 4 हो जाएंगे और वे भी अपने दाने बांटेंगे। इसी को हम एवलांच या तबाही की चेन रिएक्शन कहते हैं। पीटर ग्रासवर्जर नाम के एक वैज्ञानिक ने इसे समझाने के लिए एक मजेदार कहानी सुनाई। सोचिए कि एक बहुत बड़ा ऑफिस है। यहाँ बहुत सारे बाबू यानी ब्यूरोक्रेट्स अपनी मेज पर बैठे हैं। नियम यह है कि जब भी किसी बाबू की मेज पर बहुत ज्यादा कागज जमा हो जाते हैं तो वह अपना काम खुद करने के बजाय एक एक कागज अपने चारों पड़ोसियों को पकड़ा देता है। शुरू में सब शांत रहता है, लेकिन जब दफ्तर कागजों से भर जाता है तो सिर्फ एक नया कागज आने से पूरे दफ्तर में खलबली मच सकती है। लाखों कागज यहाँ से वहां होने लगेंगे। इसे ही हम दफ्तर की तबाही या ब्यूरोक्रेटिक कैटास्ट्रोफी कह सकते हैं। मेंडलब्रोट ने फ्रैक्टल शब्द बनाया था, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि ये डिजाइन बनते कैसे हैं, ये फ्रैक्टल्स कैसे बनते हैं। हंगरी के एक एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि ये डिजाइन, ये फ्रैक्टल्स असल में बड़ी तबाही की वजह से बनते हैं। हमें लगता है कि पहाड़ और नज़ारे एक जगह रुके हुए हैं, पर असल में वे धीरे धीरे बदल रहे हैं। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि भूकंप और जमीन की दरारें अलग अलग चीजें हैं, पर सच तो यह है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या कुदरत में भी रेत के ढेर वाला नियम काम करता है? डेविड नोएवर ने हिमालय के पहाड़ों पर गिरने वाली मिट्टी और पत्थरों की जांच पड़ताल की। नेपाल के सड़कों पर उन्होंने देखा कि एक फावड़े जितनी मिट्टी गिरने से लेकर बहुत बड़े पहाड़ के खिसकने तक सब कुछ एक ही नियम को यानी पावर लॉ को मानता है। छोटे हादसों का शायद पूरा हिसाब नहीं रखा गया, पर बड़े हादसों ने साफ दिखाया कि पहाड़ भी इसी नाजुक हालत यानी क्रिटिकल स्टेट में होते हैं।
समुद्र के किनारे जो मिट्टी जमा होती है वह परतों यानी लेयर्स में पत्थर बन जाती है। कभी कभी समुद्र के अंदर की ढलान डगमगा जाती है और कीचड़ का बहुत बड़ा बहाव आता है। इसे टर्बिडाइट कहते हैं। एमआईटी के वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया की डेथ वैली में करोड़ों साल पुरानी इन परतों की जांच पड़ताल की। उन्होंने पाया कि इन परतों की मोटाई भी उसी नियम यानी पावर लॉ को मानती है। यह इस बात का सबूत है कि पत्थर भी इसी तबाही वाली प्रक्रिया से बने हैं। लैंडस्केप्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, हर जगह एक दूसरे से अलग होती है। वैज्ञानिक डोनाल्ड टर्कोट और एंड्रिया रिनाल्डो ने इस पर काम किया। रिनाल्डो ने देखा कि नदियां जैसे आपस में जुड़ती हैं, उनका तरीका भी एक नियम को मानता है जिसे हार्टन का नियम या हॉर्टन्स लॉ कहते हैं। उन्होंने कंप्यूटर पर एक मॉडल बनाया। इसमें उन्होंने दिखाया कि जब जमीन ऊपर उठती है और पानी उसे काटता है तो अपने आप वह नाजुक हालत बन जाती है। इससे जो नदियां और पहाड़ बने वे बिल्कुल असली दुनिया जैसे दिखते थे। यह दिखाता है कि हमारे लैंडस्केप्स यानी हमारे नज़ारे भी इसी नाजुक खेल का हिस्सा हैं। यह कोई गणित का खेल नहीं है, बल्कि नेचर का असली सच है। ये खास नियम सिर्फ हमारी धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में काम करते हैं। पल्सर एक ऐसा तारा है जो बहुत तेज घूमता है। कभी कभी इसके घूमने की रफ्तार अचानक बदल जाती है। इसे हम झटका या ग्लिच कहते हैं। वैज्ञानिकों ने 25 साल तक इसकी जांच पड़ताल की। उन्होंने पाया कि ये झटके भी उसी नियम को मानते हैं जिससे धरती पर भूकंप आते हैं। असल में ये तारों के भूकंप हैं। पल्सर पर खिंचाव यानी ग्रेविटी का बहुत ज्यादा दबाव होता है। जब यह दबाव बहुत बढ़ जाता है तो तारे की ऊपरी परत यानी क्रस्ट टूटकर गिर जाती है। इससे तारे की रफ्तार अचानक बढ़ जाती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बर्फ पर नाचने वाली लड़की अपने हाथ समेट ले तो वह तेज घूमने लगती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष की ऐसी चीज है जहां से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। जापान के वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्लैक होल भी एक रेत के ढेर की तरह काम करता है। इसके चारों तरफ गैस के पार्टिकल्स यानी कण बाहर से गिरते रहते हैं। जब गैस बहुत ज्यादा जमा हो जाती है तो वह एक साथ अंदर की तरफ गिरती है। इससे एक्सरे की रोशनी निकलती है जिसे हम धरती से देख सकते हैं। ये सब भी उसी खुद से संभलने वाले नियम का हिस्सा है। हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सूरज में भी यही होता है। सूरज से हमेशा आग की लपटें यानी फ्लेयर्स निकलती रहती हैं। ज्यादातर लपटें छोटी होती हैं, पर कभी कभी बहुत बड़ी लपटें निकलती हैं जो हमारे रेडियो और फोन के सिग्नल को खराब कर देती हैं। इन लपटों का हिसाब भी उसी सीधी लकीर उसी पावर लॉ को मानता है। सूरज के अंदर की मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय शक्ति में जब गड़बड़ी होती है तो वह अचानक टूटकर एक धमाका करती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेत का एक दाना गिरकर बहुत बड़ी तबाही ला देता है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो पाया कि सूरज भी उसी नाजुक हालत यानी क्रिटिकल स्टेट में काम कर रहा है। अब हम सबसे उलझी हुई चीज के बारे में बात करेंगे और वह है जीवन यानी लाइफ। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में नहीं सोचा था, पर अब हम जानते हैं कि जीवन भी इसी नियम से चलता है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने गेम ऑफ लाइफ नाम का एक सादा तरीका एक मॉडल बनाया। यह एक डिब्बों वाले जाल यानी ग्रिड जैसा होता है। इसमें हर डिब्बे के लिए कुछ आसान नियम होते हैं, जैसे अगर किसी डिब्बे के पास बहुत ज्यादा पड़ोसी हैं तो वह मर जाता है और अगर कम है तो वह जिंदा रहता है। स्टीफन वुल्फ्राम जैसे वैज्ञानिकों ने दिखाया कि कैसे ये बहुत सादे नियम थोड़े ही समय में बहुत बड़े और उलझे हुए डिजाइन बना सकते हैं। यह खेल हमें सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बहुत बड़ी और
समझदार दुनिया बना सकती हैं। स्टीफन वोल्फ्राम ने इन मशीनी नियमों के बारे में कोई बड़ी थियरी नहीं बनाई। बाद में उन्होंने विज्ञान छोड़ दिया और अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली। उनका सोचना था कि कुछ नियमों का नतीजा, रिजल्ट क्या होगा, यह आप बिना कंप्यूटर पर चलाए नहीं बता सकते, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अंदाजा लगाने के अपने तरीके होते हैं जिससे वे समझ जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। एक सीधी लाइन के मुकाबले दो तरफा जाल यानी 2D ग्रिड वाली दुनिया और भी मजेदार है। इसमें एक खाने के चारों तरफ 8 पड़ोसी होते हैं। इस दुनिया में इतने सारे नियम हो सकते हैं कि उन्हें लिखना मुमकिन नहीं है। कंप्यूटर भी उन सबको चेक नहीं कर सकता। कई साल पहले जॉन कॉनवे नाम के मैथमेटिशियन ने इन करोड़ों नियमों में से एक को चुना और उसे नाम दिया गेम ऑफ लाइफ। वे समाज और लोगों के बनने का एक सादा तरीका ढूंढ रहे थे। इस गेम ने दिखा दिया कि कैसे बहुत ही सादे स्थानीय नियमों यानी लोकल रूल से बहुत उलझी हुई, बहुत कॉम्प्लेक्स दुनिया बन सकती है। इस खेल के नियम बहुत आसान हैं। अगर किसी जीव के आसपास 3 से ज्यादा पड़ोसी हैं तो वह भीड़ की वजह से मर जाता है। अगर उसके पास सिर्फ एक या कोई भी पड़ोसी नहीं है तो वह अकेलेपन से मर जाता है। खाली जगह पर नया जीव तभी पैदा होता है जब उसके ठीक 3 पड़ोसी हों। इन सादे नियमों में से ऐसी ऐसी चीजें बनी जो देखकर हैरानी होती है। ग्लाइडर यह एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी शेप है जो ग्रिड यानी जाल पर तिरछी चलती रहती है जब तक कि किसी चीज से टकरा न जाए। फिर ब्लिंकर, ये अपनी जगह पर ही टिमटिमाते रहते हैं। फिर ग्लाइडर गन, यह तो एक ऐसी फैक्ट्री की तरह है जो लगातार नए ग्लाइडर बनाकर भेजती रहती है। ब्रुकहेवन लैब में हम वैज्ञानिकों ने इस गेम की जांच पड़ताल की। हम यह समझना चाहते थे कि आखिर कॉनवे के चुने हुए इन नियमों में ऐसा क्या खास है। हमने गेम को शुरू किया और उसे तब तक चलने दिया जब तक सब कुछ शांत नहीं हो गया। फिर हमने उसमें एक छोटा सा बदलाव किया, यानी एक जीव को कहीं से हटा दिया या नया जोड़ दिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे रेत के ढेर में एक नया दाना डालना। इस छोटे से बदलाव ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। कभी थोड़े से जीव मरे और पैदा हुए तो कभी बहुत बड़े धमाके हुए। हमने लाखों बार ऐसा किया और जब ग्राफ बनाया तो हमें फिर से वही सीधी लकीर यानी पावर लॉ मिली। इसका मतलब है कि गेम ऑफ लाइफ भी उसी खुद से संभलने वाली नाजुक हालत यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिटिकलिटी पर काम करता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने लाखों नियमों को चेक किया, पर किसी को भी गेम ऑफ लाइफ जैसा दूसरा नियम नहीं मिला। इसका मतलब है कि जॉन कॉनवे ने शायद अनजाने में इस नियम को बिल्कुल उस नाजुक मोड़ पर सेट कर दिया था जहां से जीवन और कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती है। सीखने वाली बात यह है कि अगर नियम बहुत ज्यादा अफरा तफरी यानी क्योटिक वाले हों तो सब कुछ शोर जैसा हो जाएगा। अगर नियम बहुत सुस्त हों, सब क्रिटिकल हों, तो सब कुछ जम जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। सिर्फ नाजुक हालत यानी क्रिटिकलिटी में ही दुनिया नई नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती है। हमें लगता है कि बेजान चीजों और जिंदा जान के बीच बहुत बड़ा फर्क है, पर क्या पता ऐसा न हो। शायद वही नियम जो पहाड़ों और भूकंपों को संभालते हैं वही जीवन के बदलाव यानी इवोल्यूशन को भी चलाते हों। अगर कोई व्यक्ति उस समय वहां होता जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो शायद उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। उसे बस इतना दिखता कि छोटे छोटे केमिकल्स के बीच काम बढ़ता जा रहा है और वे धीरे धीरे उलझते जा रहे हैं। जीवन की शुरुआत अचानक डीएनए जैसी कॉम्प्लेक्स चीज से नहीं हुई होगी। डीएनए तो बहुत लंबे समय के इवोल्यूशन यानी बदलाव का नतीजा है। शायद एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर जियोफिजिक्स और फिर बायोलॉजी तक सब कुछ एक ही धागे से जुड़ा है।
यह सब खुद से संभलने वाले नाजुक खेल यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे रेत के ढेर में लाखों दाने एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही जीवन में भी लाखों जीव एक दूसरे के साथ काम करते हैं। न्यू मैक्सिको में एक जगह है जिसका नाम है सांता फे इंस्टीट्यूट। यहाँ दुनिया भर के दिमागी जादूगर यानी थिंकर्स एक साथ आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ एक डॉक्टर बैठकर एक पैसे का मामला समझने वाले एक्सपर्ट से बातें कर सकता है। यहाँ हर दिन नए नए आइडियाज पर चर्चा होती है। आमतौर पर वैज्ञानिक दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना चाहते हैं, जिसे छोटा करके देखने का तरीका या रिडक्शनिज्म भी कहते हैं। पर यह इंस्टीट्यूट अलग है। यहाँ का मानना है कि चाहे वह फिजिक्स के पार्टिकल्स हों, बायो के सेल्स हों या बाजार के खरीदार, इन सब के काम करने का तरीका एक जैसा हो सकता है। साल 1989 में एक वैज्ञानिक स्टुअर्ट कॉफमैन ने मुझे एक गजब की बात बताई। उन्होंने कहा कि जीवन का बदलाव धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि रुक रुक कर धमाकों की तरह होता है। इसे रुकी हुई शांति या पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। होता यह है कि बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं बदलता, स्टेसिस रहता है, और फिर अचानक एक धमाका होता है जिसमें बहुत सारे पुराने जीव खत्म हो जाते हैं और नए जीव पैदा होते हैं। यह बिल्कुल हमारे रेत के ढेर जैसा है। बहुत देर तक कुछ नहीं होता, फिर एक दाना गिरता है और सब कुछ बदल देता है। जब हमने जीवन के इतिहास के सबूत देखे तो पता चला कि यह भी उसी नियम को मानता है जिसे हम पावर लॉ कहते हैं। इसका मतलब है कि जीवन भी खुद संभलने वाली नाजुक हालत में काम करता है। वैज्ञानिक सेवाल राइट ने जीवन को समझने के लिए एक नक्शा बनाया था। हर जीव की जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने की ताकत को फिटनेस कहा जाता है। इसे एक पहाड़ी इलाके जैसा मानिए। ऊंची चोटियां ये वे जगहें हैं जहां जीव सबसे ज्यादा फिट और खुश हैं। नीची खाइयां यानी वैलीज, यहाँ जीव कमजोर हैं। हर जीव अपने बदलाव के जरिए पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है। अगर वह कोई ऐसा बदलाव करता है जिससे वह और मजबूत हो पाए तो वह ऊपर चढ़ता है। अगर बदलाव बुरा है तो वह नीचे गिर जाता है। पुराने समय के वैज्ञानिक सोचते थे कि जीवन बस हमेशा ऊपर चढ़ने की एक रेस है, पर सच तो यह है कि यह नक्शा खुद भी हिलता और बदलता रहता है। डार्विन का मानना था कि जीवन धीरे धीरे और लगातार बदलता है, लेकिन उनके नियम सिर्फ अकेले जीव की बात करते थे। सेवाल राइट ने इसे एक नक्शे की तरह समझाया। उन्होंने कहा कि जब कोई जीव पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है तो वह रुक जाता है, और वह कहीं भी जाए वह नीचे ही गिरेगा। सोचिए, एक जमीन पर रहने वाला जानवर रातों रात पंख नहीं उगा सकता। इसके लिए बहुत सारे बदलाव एक साथ होने चाहिए जो नामुमकिन है। इस तरह तो जीवन एक जगह जम जाना चाहिए था जहां कोई बदलाव न हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? स्टुअर्ट कॉफमैन ने बताया कि कमी कहाँ थी। वैज्ञानिक यह भूल गए कि जीव अकेले नहीं रहते, वे एक दूसरे पर असर डालते हैं। अगर शेर तेज दौड़ना सीखता है तो हिरण की जान खतरे में पड़ जाती है। अगर मेढक की जीभ चिपचिपी हो जाती है तो मक्खी को अपने पैर फिसलने वाले बनाने पड़ते हैं ताकि वह बच सके। इसे रेड क्वीन इफेक्ट कहते हैं। यह एलिस इन वंडरलैंड की एक कहानी से आया है। यहाँ रानी कहती है, यहाँ अपनी जगह पर टिके रहने के लिए भी तुम्हें उतनी तेज दौड़ना पड़ेगा जितना तुम दौड़ सकते हो। हमारी दुनिया तेज रफ्तार वाली जगह है। यहाँ हर जीव को सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी बदलते रहना पड़ता है। इसे कॉफमैन ने आपस में नाचते पहाड़ कहा। जब एक जीव बदलता है तो दूसरे जीव का पहाड़ हिल जाता है और उसे फिर से ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस उलझन को समझने के लिए कॉफमैन ने एक सादा नियम बनाया। उन्होंने जीन्स को 0 और 1 के नंबरों से दिखाया।
एक जीव में बदलाव का मतलब है किसी एक 0 को 1 करना या 1 को 0। अगर इससे उसकी ताकत बढ़ती है, फिटनेस बढ़ती है, तो बदलाव मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी चीज है जिसे सी कहते हैं कि एक जीव कितने दूसरे जीवों से जुड़ा है। अगर जीव एक दूसरे से कम जुड़े हैं तो सब कुछ जल्द ही शांत हो जाएगा। हर कोई अपनी छोटी पहाड़ी पर बैठ जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। इसे नैश इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अगर सब कुछ बहुत ज्यादा जुड़े हैं तो अफरा तफरी मच जाएगी, केओस हो जाएगा। पहाड़ इतनी तेज हिलेंगे कि कोई भी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगा। सब बस गोल गोल घूमते रहेंगे। इन दोनों के बीच एक नाजुक मोड़ होता है। कॉफमैन का मानना था कि यही वह जगह है जहां जीवन सबसे अच्छी तरह फलता फूलता है। पर मुश्किल यह थी कि उनका यह मॉडल अपने आप यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड उस नाजुक मोड़ पर नहीं पहुंच पा रहा था। हमें उसे हाथ से सेट करना पड़ रहा था। असली मजा तब आता है जब यह सिस्टम खुद ब खुद उस नाजुक हालत में पहुंच जाता, जैसे हमारे रेत का ढेर पहुंचता है। हम उसी जादू की तलाश में थे। डार्विन की बातों को समझना आसान है, पर उन्हें मैथ्स के फॉर्मूले में लिखना बहुत मुश्किल है। डार्विन ने सोचा था कि सब कुछ एक सीधी लकीर की तरह चलता है, सब कुछ लीनियर है। लेकिन हमारी दुनिया नॉन लीनियर है, जहां एक छोटा सा काम भी बहुत डरावना और बड़ा नतीजा ला सकता है। जैसे रेत के ढेर में एक दाना डालने से पूरा ढेर गिर सकता है, वैसे ही जीवन में भी एक छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया के जीवों को बदल सकता है। डार्विन ने कहा था कि दुनिया में वही बचेगा जो सबसे मजबूत होगा, जो फिटेस्ट होगा। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि जो सबसे कमजोर है, जो लीस्ट फिट है, उसे कुदरत हटा देती है, एलिमिनेट कर देती है। हमने अपने कंप्यूटर पर एक खेल जैसा मॉडल बनाया। इसमें हमने सबसे कमजोर जीव को चुना और उसकी जगह एक नया जीव रख दिया। यह नया जीव बिल्कुल अलग था। यह सोचना बहुत आसान है कि जो जीव सबसे कमजोर होता है वह मौसम के बदलाव या किसी भी बाहरी मुसीबत को झेल नहीं पाता और सबसे पहले खत्म हो जाता है। हमने कल्पना की कि बहुत सारे जीव एक बड़े घेरे में बैठे हैं। यह बिल्कुल खाने की लड़ी यानी फूड चेन जैसा है। हर जीव अपने 2 पड़ोसियों से जुड़ा है, जैसे मेंढक और मक्खी। काम करने का तरीका बहुत ही सादा था। घेरे में मौजूद उस जीव को ढूंढिए जिसकी ताकत सबसे कम है। उस जीव को और उसके दोनों पड़ोसियों को नए नंबर यानी रैंडम वैल्यूज दे दीजिए। नया नंबर मिलने का मतलब है कि वे जीव बदल गए हैं, म्यूटेशन हो गया है। यह शायद दुनिया का सबसे सादा मॉडल था। इसमें बस कुछ नंबरों को बार बार बदला जा रहा था। लेकिन इस सादे काम से जो नतीजा निकला वह हैरान करने वाला था। जब हमने इस खेल को बार बार चलाया तो हमने देखा कि जीवों की औसत ताकत बढ़ने लगी, लेकिन एक समय के बाद वह बढ़ना रुक गई और सिस्टम एक नाजुक हालत यानी क्रिटिकल स्टेट में पहुंच गया। यहाँ एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई। जब एक कमजोर जीव बदलता है तो उसके पड़ोसी भी बदल जाते हैं। उन पड़ोसियों के बदलने से उनके अगले पड़ोसी भी कमजोर हो सकते हैं। देखते ही देखते बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर पूरे सिस्टम में दौड़ जाती है। इसे ही हम अचानक आने वाली तबाही या पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। ज्यादातर समय सब कुछ शांत रहता है, जिसे शांति का समय या स्टेटिस कहते हैं। लेकिन फिर अचानक एक धमाका होता है और बहुत सारे जीव एक साथ बदल जाते हैं। बड़े हादसे एक खास रफ्तार से होते तो हैं, लेकिन उनका कोई तय सीमा नहीं होता, न तो असली दुनिया में और न ही हमारे कंप्यूटर वाले खेल में। पुराने पत्थरों और हड्डियों की जांच पड़ताल करने पर भी यही सबूत मिलता है कि जीवन का विकास यानी इवोल्यूशन कुदरत के उसी नाजुक मोड़ का हिस्सा है। जब भी हम बड़ी तबाही की बात करते हैं
तो लोग सोचते हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए, जैसे अल्वारेज की थ्योरी, जो कहती है कि 6 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा पत्थर आसमान से गिरा और डायनासोर खत्म हो गए। मेक्सिको में एक बड़ा गड्ढा और पूरी दुनिया में फैली एक खास मिट्टी इरिडियम को इसका सबूत माना जाता है। लेकिन इस सोचने के तरीके में 2 बड़ी कमियां हैं। पहला, ऐसा लगता है कि डायनासोर उस पत्थर के गिरने से लाखों साल पहले ही कम होने लगे थे। जब वे पहले से ही जा रहे थे तो पत्थर को दोष देना सही नहीं लगता। असली सवाल यह है कि वे पहले से ही कमजोर क्यों हो रहे थे। दूसरा, उस पत्थर ने डायनासोर को कैसे मारा, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। लोग बस अंदाजा लगाते हैं कि शायद मौसम बदल गया होगा। हमारी नाजुक हालत यानी क्रिटिकल स्टेट वाली दुनिया में बड़ी तबाही के लिए हमेशा बाहर से किसी बड़े धक्के की जरूरत नहीं होती। कुदरत के अंदर का अपना काम, इंटरनल डायनामिक्स ही काफी है। जैसे पत्थर का गिरना बस एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, जिसने डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। तबाही इसलिए हुई क्योंकि कुदरत पहले से ही उस नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। तो एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसी चीज जिसके सारे हिस्से आपस में जुड़े हों और एक दूसरे की किस्मत से बंधे हों। हमारा रेत का ढेर भी एक जीव है, क्योंकि एक दाने का गिरना सबको हिला देता है। हमारी थ्योरी गाया की बात को सच साबित करती है। कुदरत में प्रजातियां, नेचर में स्पीसीज अलग अलग नहीं बदलती, बल्कि पूरा तंत्र, पूरी इकोलॉजी एक साथ उस नाजुक मोड़ पर पहुंच जाती है। एक छोटा सा हादसा बस एक शुरुआत होती है, पर पूरा शरीर उस डोमिनो खेल की वजह से खतरे में पड़ जाता है। हम सब एक बड़े मेटा ऑर्गेनिज्म, मेटा जीव का हिस्सा हैं। असली जिंदगी में हम वक्त के पहिए को पीछे नहीं घुमा सकते, लेकिन अपने सादे मॉडल में हम ऐसा कर सकते हैं। इतिहास और जीवन का विकास यानी इवोल्यूशन छोटी छोटी और अजीब घटनाओं पर टिका होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या होता अगर ऐसा न हुआ होता, क्या होता अगर कोलंबस अपनी खोज बीच में ही छोड़ देता, क्या होता अगर कोई अपनी पुरानी जिंदगी में जाकर एक छोटी सी चीज बदल देता, जैसे बैक टू द फ्यूचर फिल्म में होता है। शेयर बाजार कल कहाँ होगा यह कोई नहीं जानता। जिंदगी की यही अनजानी बातें कहानियों को मजेदार बनाती हैं। अगर दुनिया में सब कुछ पहले से तय होता तो कहानियां बहुत बोरिंग हो जाती, और अगर सब कुछ एकदम पागलों जैसा केयोटिक होता तो भी समझ नहीं आता। कहानियां तभी अच्छी लगती हैं जब दुनिया उस नाजुक हालत में हो, उस क्रिटिकलिटी में हो जहां कुछ भी हो सकता है। वैज्ञानिक इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि एक तितली का पंख फड़फड़ाना भी भविष्य में बहुत दूर कहीं मौसम बदल सकता है। हमारा दिमाग दुनिया की सबसे उलझी हुई चीजों को समझ सकता है, इसलिए हमें लगता है कि यह बहुत पेचीदा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, पर शायद ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दिमाग भी रेत के ढेर की तरह बहुत सादे तरीके से खुद को संभालता हो। दिमाग में खरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से तारों की तरह जुड़े होते हैं। हमारा हर एक सोच एक छोटी या बड़ी तबाही की तरह है। दिमाग को किसी इंजीनियर ने बैठकर डिजाइन नहीं किया है। हमारे डीएनए में भी इतनी जानकारी नहीं है कि वह दिमाग के हर एक कनेक्शन को बता सके। दिमाग का ढांचा हमारे अनुभवों और हमारी मुश्किलों को सुलझाते सुलझाते अपने आप बनता है। दिमाग को नाजुक हालत में क्यों होना चाहिए, क्रिटिकल स्टेट में क्यों होना चाहिए? अगर दिमाग बहुत सुस्त होता, सब क्रिटिकल होता,
तो जानकारी एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर दिमाग बहुत तेज या अफरा तफरी वाला होगा तो हर छोटा सा इशारा पूरे दिमाग में धमाका कर देगा और कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए दिमाग को उस नाजुक मोड़ पर होना पड़ता है जहां वह हर छोटी जानकारी के प्रति बहुत संवेदनशील या ससेप्टिबल हो। दिमाग की यही खूबी उसे सोचने और सीखने के लायक बनाती है। इस बुक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।